वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल को देखा ही होगा कि आज मैराथन होने वाली है किसकी, ऑसिलेशन की। यानी कि आज हम मैराथन करेंगे ऑसिलेशन की, लगभग 2 घंटे की क्लास करेंगे ऑसिलेशन को। आज हम खत्म तो नहीं लेकिन आधा ऑसिलेशन पार्ट करेंगे। ऑसिलेशन का आधा पार्ट आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्लास के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती हैं। तो जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। और जिसने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है वो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, जिससे क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना है तो उस पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे सूचना आती हैं। तो चलिए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ऑसिलेशन को आज हम आधा पार्ट कंप्लीट करते हैं। अगर मैं टोटल लेक्चर की बात करूं तो टोटल लेक्चर है 60, यानी कि 60वें लेक्चर में हम ऑसिलेशन की मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। 60वें लेक्चर है ये। रफ्तार सीरीज का आज लेक्चर नंबर 60 है। रफ्तार सीरीज प्लेलिस्ट बनती जा रही है जिसमें प्रतिदिन दिन पे दिन एक लेक्चर ऐड होता हुआ जा रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ऑसिलेशन। क्या है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी कि ऑसिलेशन दैट इज, जिसे कहते हैं हम हिंदी में दोलन। क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ टीचर इसे किस नाम से पढ़ाते हैं, एसएचएम। किस नाम से, एसएचएम के नाम से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एसएचएम कोई अलग से टॉपिक नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर आता है ऑसिलेशन में। किस में आता है, ऑसिलेशन दैट इज, दोलन का एक क्या है, टॉपिक है। दोलन के अंदर एक टॉपिक आता है, ऑसिलेशन के अंदर एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज, सरल आवर्त गति। क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। तो ये अलग से चैप्टर नहीं है। जो टीचर अलग से चैप्टर बना देते हैं ऐसे, लेकिन नहीं, ये अलग से चैप्टर नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये ऑसिलेशन का एक पार्ट है, दोलन के अंदर आता है। तो हम ऑसिलेशन की आज मैराथन करने जा रहे हैं। किसकी, ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑसिलेशन की 7 लेक्चर करा चुका हूं, उन 7 लेक्चरों को आज पहली क्लास में निचोड़ निकालूंगा। पीरियोडिक मोशन क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन दैट इज, जिसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं, हार्मोनिक मोशन। अगर मैं पीरियोडिक मोशन की बात करूं तो इसे हिंदी में कहते हैं क्या, आवर्त गति। क्या कहते हैं, आवर्त गति या फिर आवर्ती गति, या फिर आवर्ती गति इसे हिंदी में कहते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, पीरियोडिक मोशन यानी कि हार्मोनिक मोशन जिसे कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं आवर्त गति या फिर आवर्ती गति। आवर्त गति या फिर आवर्ती गति। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि आवर्त गति होती क्या है, किसे कहते हैं आवर्त गति, हम कैसे फील करेंगे कि आवर्त गति किसे कहते हैं। तो देखो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन कहती है कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराए, अपनी गति को बार बार दोहराए, उस प्रकार की गति को, उस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात। आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन कहते किसे हैं, आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन उसे कहते हैं जब कोई पिंड, जब कोई पदार्थ, जब कोई व्यक्ति एक फिक्स टाइम पीरियड में, एक फिक्स टाइम पीरियड में, दैट इज इसे कहता हूं एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में अपनी गति को क्या करता है, बार बार उसी पथ में दोहराता है। तो उस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। दैट इज, इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब इस बात को प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे इस बात को, कि इसके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होते होंगे, डेली लाइफ में भी कुछ एग्जाम्पल होते होंगे पीरियोडिक मोशन के, दैट इज
हार्मोनिक मोशन या फिर आवर्त गति के? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा के दिखाता हूँ कि आवर्त गति होती क्या है। मैं आपको पूरी तरह से फील कराऊंगा इसके एग्जाम्पल समेत, और एग्जाम्पल एक नहीं, एग्जाम्पल लगभग 3 से 4 एग्जाम्पल दूंगा कैसे होती है पीरियोडिक मोशन। देख, सबसे पहला एग्जाम्पल, इसकी थ्योरी क्या कहती है? एक निश्चित समय अंतराल में, एक फिक्स टाइम पीरियड में कोई पिंड, कोई वस्तु या कोई भी पदार्थ या कोई व्यक्ति XYZ कुछ भी है, तो अपनी गति को एक फिक्स टाइम पीरियड में क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो उस गति को हम क्या कहते हैं? उस गति को कहते हैं पीरियोडिक मोशन, दैट इज आवर्त गति। क्या कहते हैं? आवर्त गति। तो समझ कैसे होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं। क्या लेता हूं? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेता हूं। वो एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं मैं? पृथ्वी का। किसका ले रहा हूं? पृथ्वी, दैट इज अर्थ का। किसका ले रहा हूं? अर्थ का। देख, आपने एक बात सुनी होगी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। किस पे घूमती है? अपने अक्ष पर घूमती है। तो देख, मान ले ये कोई पृथ्वी है। क्या है? ये कोई पृथ्वी यानी कि अर्थ है। ये अपने अक्ष पर घूमती है, ये इसका सेंटर होता है। ये इसका कि अपने अक्ष पर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? रोटेट कर रही है, अपने अक्ष पर घूमती है। ये बात लगभग सभी को पता है। पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। तो देख, हमें इससे समझना है पीरियोडिक मोशन, दैट इज आवर्त गति। आवर्त गति क्या कहती है? आवर्त गति कहती है कि फिक्स टाइम पीरियड में अपनी गति को दोहराना। हम पढ़ रहे हैं कि अर्थ अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जी हाँ, बिल्कुल घूमती है। लेकिन एक बात बताओ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती होगी तो कोई ना कोई टाइम पीरियड होता होगा। बिल्कुल होता होगा। ये एक चक्कर पूर्ण करती है। क्या करती है? पृथ्वी एक चक्कर पूर्ण करती है। कितने टाइम पीरियड में? 24 घंटे में। कितने में? 24 आवर में क्या करती है? एक चक्कर कंप्लीट करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है, लेकिन एक चक्कर जब कंप्लीट करती है तो वो कितने टाइम पीरियड में करती है? 24 आवर, यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। कितना करती है? एक चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करती है। तो क्या दूसरा चक्कर वो 48 घंटे में तय करेगी? दूसरा चक्कर क्या वो 48 घंटे में तय करेगी? नहीं करेगी। जब यहां से उसने अपने चक्कर को स्टार्ट किया तो यहां से चलते चलते वापस यहां पर कितने टाइम पीरियड में? 24 घंटे में। तो फिर वो दूसरा चक्कर स्टार्ट करेगी, यहां से यहां तक तय करने में फिर उसे कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे ही लगेगा, ना कि 48 घंटे। तो दूसरा चक्कर जो पूरा करेगी वो कितने में करेगी? 24 घंटे में। कितने में करेगी? 24 घंटे में। अगर ये तीसरा चक्कर पूर्ण करेगी तो तीसरा चक्कर कितने में करेगी? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। इसी प्रकार से इसकी गति क्या होती रहेगी? दोहराती रहेगी। अपने पथ पर गति के, यानी कि अपने अक्ष पर गति को क्या करती रहेगी? बार बार दोहराती रहेगी, बार बार चक्कर कंप्लीट करती रहेगी। लेकिन वो चक्कर जो कंप्लीट करेगी कितने टाइम पीरियड में करेगी? 24 घंटे में करेगी। कितने में? 24 घंटे में करेगी। यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड कैसा है? फिक्स। समय कैसा है? फिक्स। यही तो कहा था पीरियोडिक मोशन ने कि एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को क्या करती है? दोहराती है। तो इसका टाइम पीरियड ये क्या है? ये 24 घंटे है। ये इसका क्या है? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के अनुसार जो घूमती है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 घंटे। कितना होता है? 24 घंटे। तो ये इसका क्या है? टाइम पीरियड। लेकिन टाइम पीरियड है कैसा? फिक्स। कैसा है? फिक्स, यानी कि निश्चित समय है, और निश्चित समय में अपनी गति को क्या कर रही है? दोहरा रही है। एक चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराना क्या कहलाता है? आवर्त गति कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है, दैट इज हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है। तो देख, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं। देखो, सबसे पहले अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी। यानी कि सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। कौन लगाता है? पृथ्वी। कैसे समझते हैं? मान लो ये मेरी कौन है? अर्थ है। सॉरी, ये मेरा सूर्य है, सन अंकल है। क्या है? सन है। और सन के चारों ओर अर्थ का कौन, सन का कौन चक्कर लगाता है? अर्थ। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी।
कौन लगाता है? पृथ्वी। तो देखो एक मिनट, अब देखो ये मेरा सूर्य है, ये मेरा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता होगा, कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कोई ना कोई टाइम पीरियड, यानी कि पृथ्वी जब एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो कितने टाइम में करती है? कोई ना कोई टाइम पीरियड होता होगा। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो अपना एक चक्कर 365 दिन में कंप्लीट करती है। कितने में? 365 दिन में कंप्लीट करती है। यानी कि ये बात तो पता चल गई कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और एक चक्कर जब कंप्लीट करती है तो कितने टाइम पीरियड में करती है? 365 दिन में। कितने में? 365 दिन में। अच्छा, तो क्या ये दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो कितने में करेगी? दूसरा चक्कर भी कितने में करेगी? 365 दिन में करेगी। कितने में? 365 दिन में ही करेगी। अगर तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो तीसरा चक्कर भी कितने में करेगी? 365 दिन में। कितने में? 365 दिन में। ऐसे ही चौथा चक्कर जब कंप्लीट करेगी तो कितने में करेगी? 365 दिन में। कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड कैसा है? टाइम पीरियड फिक्स है, फिक्स कह सकता हूं, निश्चित है। क्या कह सकता हूं? निश्चित है। और जब निश्चित टाइम पीरियड में अपनी गति को क्या कर रही है? बार बार दोहरा रही है, तो ये किस प्रकार की मोशन होगी? आवर्त गति होगी, पीरियोडिक मोशन होगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना एक आवर्त गति का एग्जाम्पल है। किसका है? आवर्त गति का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको दूसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब देख एग्जाम्पल नंबर 3 समझ। एग्जाम्पल नंबर 3 समझ। हमारी पृथ्वी, यानी कि हमारी पृथ्वी होती है, क्या होती है? अर्थ। पृथ्वी होती है। पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? मून। मून अंकल। कौन? मून अंकल, यानी कि चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर। जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है तो कोई ना कोई टाइम पीरियड होता होगा, कोई ना कोई टाइम पीरियड होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल टाइम पीरियड होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है और एक चक्कर वो कंप्लीट करता है लगभग 27.3 दिन। 27.3 दिन में ये पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करता है। लेकिन 27.3 जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू, एक राइट वैल्यू, एक सही वैल्यू है। लेकिन इसे कुछ वैज्ञानिक या कुछ साइंटिस्टों ने लगभग में मान लेते हैं कितने? 28 दिन। कितने मान लेते हैं? 28 दिन कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 27.3 दिन। 27.3 दिन। तो चंद्रमा एक चक्कर पृथ्वी का कितने दिन में कंप्लीट करता है? 28 दिन में, लगभग में 28 दिन। दूसरा चक्कर 28 दिन। कितना? 28 दिन। या तीसरा चक्कर वो भी 28 दिन। वो भी कितना? 28 दिन। तो टाइम पीरियड कैसा है? फिक्स। टाइम पीरियड फिक्स। और टाइम पीरियड फिक्स में अपनी गति को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं, यानी कि आवर्त गति कहते हैं। आई होप कि आपको तीसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब मैं चौथा एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 समझाने जा रहा हूं कि 4 एग्जाम्पल क्या होता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या होता है? एग्जाम्पल नंबर 4 होता है, मैं लेता हूं वॉच का। वॉच बोलूं तो घड़ी का। किसका? घड़ी का। ये मेरी कोई घड़ी है, 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12। ये घड़ी के अंदर मेरी 3 सुई होती है। कितनी सुई? 3 सुई होती हैं। एक सुई होती है सेकंड वाली, और एक सुई होती है मिनट वाली, और एक सुई होती है मेरी आवर वाली। घड़ी के अंदर कितनी सुई होती है? 3 सुई। एक मिनट वाली, एक सेकंड वाली और एक आवर वाली। दैट इज सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले सेकंड वाली की सुई की। किसकी? सेकंड वाली सुई की। सेकंड वाली सुई जो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है,
वो कितने में कंप्लीट करती है, कितने टाइम पीरियड में। सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने में कंप्लीट करती है, ये बताओ। एक चक्कर कंप्लीट करती है 1 मिनट में। कितने में, 1 मिनट में। देखो यहाँ पे सेकंड वाली सुई अपने जो एक चक्कर पूर्ण करती है वो कितने में करती है, लगभग 60 सेकंड, जिसे हम कहते हैं 1 मिनट। क्या कहते हैं, 1 मिनट। तो एक चक्कर कितने में कंप्लीट करती है, 1 मिनट में। कितने में, 1 मिनट में। तो क्या है, दूसरा चक्कर जब कंप्लीट करेगी वो कितने में करेगी, 1 मिनट में। ऐसा तो नहीं है 2 मिनट में या 3 मिनट में करेगी, नहीं। जब सेकंड वाली सुई 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है तो दूसरा चक्कर भी 1 मिनट में करेगी। इसी प्रकार तीसरा चक्कर भी 1 मिनट में। कितने में, 1 मिनट में। तो ये तो पता चलेगा कि टाइम पीरियड कैसा है, टाइम पीरियड कैसा है, फिक्स है। यानी कि फिक्स टाइम पीरियड में अपनी गति को क्या कर रही है, दोहरा रही है। अपनी गति को दोहरा रही है। तो ये किस प्रकार की गति है, पीरियोडिक मोशन। कैसी है, पीरियोडिक मोशन, दैट इज आवर्त गति है। कि घड़ी में सेकंड वाले सुई का जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं इसकी मिनट वाली सुई की। मिनट वाली जो सुई है वो एक चक्कर जो कंप्लीट करती है वो कितने में करती है। देखो एक चक्कर कंप्लीट करती है वो कितने में करती है, अभी देखो। और फिर बात करते हैं आवर वाली सुई की। किसकी, आवर वाली सुई की। देखो मिनट वाली सुई एक चक्कर जो कंप्लीट करती है वो चक्कर कंप्लीट करती है 1 आवर। किसने में, 1 घंटे में। मिनट वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट करती है 1 घंटे में। इसी प्रकार दूसरा चक्कर 1 घंटे में। इसी प्रकार तीसरा चक्कर 1 घंटे में। 1 घंटे में यानी कि टाइम पीरियड कैसा, टाइम पीरियड फिक्स। और गति कैसी, अपने आप में अपने पथ पर कैसी हो रही है, दोहरा रही है, बार बार रोटेट कर रही है। टाइम पीरियड फिक्स है तो ये गति कैसी होगी, पीरियोडिक मोशन होगी, दैट इज आवर्त गति होगी। इतना क्लियर। अगर मैं आवर वाली सुई की बात करूं, किसकी, आवर वाली सुई की मैं बात करूं, तो देखो आवर वाली सुई की मैं बात करता हूं। आवर वाली जो सुई है वो एक चक्कर जो कंप्लीट करती है वो पूरे 12 घंटे में कंप्लीट करती है। यानी कि आवर वाली सुई 1 चक्कर जो कंप्लीट करती है वो लगभग 12 घंटे में करती है। कितने में, 12 घंटे में। तो दूसरा चक्कर भी 12 घंटे में, तीसरा चक्कर भी 12 घंटे में। यानी कि टाइम पीरियड कैसा है, टाइम पीरियड फिक्स, और गति को क्या कर रही है, दोहरा रही है। तो ये कौन सी मोशन होगी, पीरियोडिक मोशन होगी, दैट इज आवर्त गति होगी। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गया होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, जब मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था, ग्रेविटेशन पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर एक चीज पढ़ाई थी, केपलर्स लॉ। क्या पढ़ाया था, केपलर्स लॉ। ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है और यहाँ पर किसी एक फोकस पॉइंट पे क्या होता है, सूर्य उपस्थित होता है। ये क्या होता है, इलिप्स होता है। क्या होता है, इलिप्स होता है। दीर्घवृत्त होता है। क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। किसी मुख्य फोकस पर क्या होता है, एक सूर्य उपस्थित होता है। सूर्य कैसा घूमता है, किस पथ में घूमता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। किसमें, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो किसी एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है, ये मोशन करेगा तो कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा, कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है, अर्थ। कौन घूमता है, अर्थ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कितने टाइम पीरियड में, 365 दिन में। कितने में, 365 दिन में। तो ये एग्जांपल किसका है, आवर्त गति का। किसका है, आवर्त गति का। आई होप कि आपको आवर्त गति अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं अगली टॉपिक पर, अगली हेडिंग पर, जिसे हम पढ़ेंगे दोलनी गति। क्या पढ़ेंगे, दोलनी गति, दैट इज जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन
ऑसिलेटरी मोशन दैट इज, इसकी कहते हैं दोलनी गति। क्या कहते हैं? दोलनी गति। देखो दोलनी गति क्या होती है। अभी हमने पीरियोडिक मोशन को समझा, अब दोलनी गति को समझते हैं। तुमने एक वो देखा है, एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, दीवार घड़ी। क्या देखा है? दीवार घड़ी देखी होगी। उसमें एक पेंडुलम लटका हुआ होता है। क्या होता है? पेंडुलम। पेंडुलम की मैं बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए पेंडुलम को समझ लो। दीवार घड़ी होती है, उसमें एक पेंडुलम लटका हुआ होता है और इधर उधर की मोशन करता है, हर 1 घंटे पे करता है। वह गति कैसी है? ऑसिलेटरी मोशन है, दोलनी गति है। कैसे? देख, ये मेरा पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैंने फिक्स कर दिया। अब ये इधर गति करेगा, इधर गति करेगा। बोलो तो यहां पर जब पेंडुलम होगा, मान लो ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम क्या है? पेंडुलम इज ए रेस्ट। पेंडुलम इज ए रेस्ट यानी कि विराम अवस्था में है। तो इस स्थिति को जो मैं कहूंगा वो क्या कहूंगा? मीन पोजीशन। क्या कहूंगा? मीन पोजीशन। दैट इज, इसे हिंदी में कहते हैं माध्य स्थिति। क्या कहते हैं? माध्य स्थिति। यानी कि इसे क्या कहेंगे? माध्य स्थिति कहेंगे। जब ये इधर मोशन करेगा तो यहां पर आ जाएगा, और इधर मोशन करेगा तो यहां पर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात कि मीन पोजीशन से इधर और उधर की गति को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इधर उधर की गति, इधर उधर की गति को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दैट इज, दोलनी गति कहते हैं। इसमें ना समझ तो ऐसे देख, ये मेरा कोई पार्टिकल है, ये क्या है? पार्टिकल है। और पार्टिकल कैसा है? पार्टिकल इज ए रेस्ट, इज ए रेस्ट यानी कि पार्टिकल विराम अवस्था में है। तो विराम में है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो इस स्थिति को मैं क्या कहता हूं? मीन पोजीशन यानी कि माध्य स्थिति। क्या कहता हूं? माध्य स्थिति, जहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? जीरो होता है। ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, जहां डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के रूप में डिफाइन होता है। कैसे? यहां से जब कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करेगा तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करता है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एक नाम देते हैं, वो क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या देते हैं? एम्पलीट्यूड। इसलिए ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक्स बराबर प्लस का ए होगा। ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके रूप में होगा? एम्पलीट्यूड के रूप में होगा। तो कैसा होगा? माइनस का ए होगा। इतना क्लियर। इधर उधर की गति को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये मीन पोजीशन है तो एक्स बराबर 0, ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स बराबर प्लस का, ये एक्स बराबर माइनस का। ये यानी कि इधर उधर की गति को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। दैट इज, दोलनी गति कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बात बताओ, मैंने अभी बताई थी कि ये क्या है? अर्थ। अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है? मून। कौन घूमता है? मून यानी कि चंद्रमा। ये कैसी गति है? पीरियोडिक मोशन। कैसी है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्त गति है। इसी प्रकार मैंने बताया सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी जब घूमती है तो ये कैसी गति है? पीरियोडिक मोशन। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। दोलनी गति ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, यानी कि दोलनी गति को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। दोलनी गति को आवर्त गति कह सकते हैं, हाँ या ना? मेरा आंसर है नहीं। मेरा आंसर है नहीं। कैसे? समझ। अभी रुक जा, 1 मिनट इंक डाल लेने दे। क्वेश्चन ये है कि दोलनी गति जो है उसे आवर्त गति कह सकती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आवर्त गति को दोलनी गति कह सकते हैं कि नहीं। आवर्त गति को दोलनी गति कह सकते हैं कि नहीं। तो देख हम कह सकते हैं या नहीं।
जो आवर्त गति होती है, यानी कि ये पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल है, और पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो तुम कि आवर्त गति को दोलनी गति नहीं कह सकते, दोलनी गति नहीं कह सकते, लेकिन वट दोलनी गति को आवर्त गति कह सकते हैं, दोलनी गति को आवर्त गति कह सकते हैं, आवर्त गति कह सकते हैं। यानी कि आवर्त गति को दोलनी गति नहीं कह सकते, लेकिन दोलनी गति को आवर्त गति कह सकते हैं। कैसे? आवर्त गति अपनी मीन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट करता है, और मीन पोजीशन से जब एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है तो वापस कहाँ आता है? मीन पोजीशन में आता है। मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करूं तो ऑसिलेटरी मोशन में जो पेंडुलम होता है मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है और कहाँ जाता है? एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में, वापस भी मीन पोजीशन पर आता है। तो डाउट क्या है? वो भी मीन पोजीशन पर वापस आता है, और ऑसिलेटरी मोशन में भी पेंडुलम मीन पोजीशन पर वापस आता है। लेकिन क्या डाउट क्या है? डाउट ये है क्योंकि पीरियोडिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है और एक ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं होता है। तो पीरियोडिक मोशन को दोलनी गति नहीं कह सकते, लेकिन दोलनी गति को आवर्त गति कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो वापस मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है और वापस कहाँ आता है? मीन पोजीशन पे ही आता है। और यही घटना किसमें होती है? पीरियोडिक मोशन में होती है, दैट इज सॉल्व। यानी कि मीन पोजीशन से मोशन करना स्टार्ट करता है, वापस ही मीन पोजीशन पे आता है। यही घटना हमारी पीरियोडिक मोशन में होती है। जब कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है तो जब मोशन को करता है तो मीन पोजीशन से जब मोशन स्टार्ट करता है तो वापस भी मीन पोजीशन पे लौट के आता है। इसलिए दोलनी गति को हम क्या कह सकते हैं? आवर्त गति कहते हैं। और ये क्वेश्चन AIAF और मैं बोलूँ तो नेवी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ क्वेश्चन है। तो इसे याद करना ना भूलें, इसे याद करना ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं चलता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ। देखो, हमने दो प्रकार की मोशन पढ़ ली, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। अब मैं आपको बताता हूं कि किसके बिना सिंपल हार्मोनिक मोशन करना असंभव है। अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पे पहुंचे भी नहीं है, अभी तो सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? अभी ऑसिलेशन को पढ़ रहे हैं, दोलन को पढ़ रहे हैं। तो देखो, अब मैं आपको एक स्प्रिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या? स्प्रिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या? मान लो ये मेरी कोई स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से एक बड़ा सा क्या पिंड लटका हुआ है, बॉक्स लटका हुआ है जिसका m द्रव्यमान है। क्या है? m द्रव्यमान है। अब देखो स्प्रिंग कॉन्सेप्ट, ये स्प्रिंग है। अगर मैं स्प्रिंग से m द्रव्यमान का गुटका लटका हुआ है, इस स्प्रिंग को मैं इस डायरेक्शन में खींचूंगा, इस स्प्रिंग को मैं इस डायरेक्शन में खींचूंगा, तो क्या ये कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगी? कोई ना कोई विस्थापन तय करेगी। इस स्प्रिंग को मैं इस डायरेक्शन में खींचना चाहता हूं, तो क्या इसकी पोजीशन वही बनी रहेगी? नहीं, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, विस्थापन तय करेगी। जब विस्थापन तय करेगी इधर की ओर खींचने पर, तो क्या विस्थापन उस डायरेक्शन में होगा? नहीं होगा। जिधर तुम स्प्रिंग को खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में वो विस्थापन तय करेगी, डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। तो मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में तय करेगी, क्योंकि मैं स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं। मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया x। इस यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि NCERT जब तुम उठाओगे या फिर अरिहंत उठाओगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को y से माना है। लेकिन मैं ऑसिलेटरी को पहले भी 7 लेक्चर पढ़ाए हैं, मैं ऑसिलेटरी को सिर्फ किससे डिनोट कर रहा हूं? x मान के। तो मैंने स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींचा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। लेकिन
ये बात क्लियर है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। लेकिन खींचने के बाद मैं इस स्प्रिंग को छोड़ना चाहता हूं, इस स्प्रिंग को छोड़ना चाहता हूं। तो जब इस स्प्रिंग को छोड़ूंगा वापस किस अवस्था में आ जाएगी? वाह, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। लेकिन छोड़ने पर इसमें क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो स्प्रिंग वापस इसकी डायरेक्शन में खिसकेगी। तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस फोर्स को एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। विदाउट प्रत्यानयन बल के बिना सिंपल हार्मोनिक मोशन संभव नहीं है। बिना प्रत्यानयन बल के सरल आवर्त गति नहीं हो सकती। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, इसको समझाने का रीजन क्या था, कारण क्या था, खोज क्या था कि जो सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है, विस्थापन तथा प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल की दिशा विपरीत होती है। कैसी होती है? विपरीत होती है, अपोजिट होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रत्यानयन बल है वो समानुपाती होगा माइनस एक्स के। किसके होगा? माइनस एक्स के, यानी डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होगा। लेकिन माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डायरेक्शन दोनों की कैसी है? अपोजिट है, विपरीत है। तो मैंने एक चीज पढ़ी है, जब भी इस साइन को हटाता हूं तो कोई ना कोई एक नियतांक लगाता हूं। मैंने लगा दिया के और माइनस के एक्स, जहां पे के क्या है? स्प्रिंग नियतांक है। क्या है? स्प्रिंग नियतांक है। के क्या है? स्प्रिंग नियतांक है। जब मैंने एलएनएम पढ़ाया था तो इस स्प्रिंग नियतांक की मैंने बात की थी। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। और एफ क्या है? प्रत्यानयन बल है। क्या है? प्रत्यानयन बल है। उम्मीद करता हूं कि प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। एफ बराबर माइनस के एक्स, जहां पर के क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक होता है, और एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, और एफ क्या होता है? प्रत्यानयन बल होता है। तो इससे केवल यही वाली लाइन मुझे समझानी थी, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट थे। किससे? स्प्रिंग कॉन्सेप्ट से। अब मैं चलता हूं ऑसिलेटरी मोशन की तरफ, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इसका क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, दोलन समीकरण के बारे में। किसके बारे में? दोलन समीकरण के बारे में। तो देखो दोलन समीकरण, दोलन समीकरण, दोलन समीकरण, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन समझने के लिए इसकी एक इक्वेशन होती है, एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन। एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन। अब सर एक्स की पावर एन कहां से आ गया? एन क्या होता है? सबर कर, रुक बताता हूं। एफ तो सबको पता है, ये क्या होता है? प्रत्यानयन बल। क्या होता है? प्रत्यानयन बल। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन ये एन क्या है? एन क्या है? देख, एन है ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर, दैट इज विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। यानी कि एन होता है ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 ... ETC।
तो डॉट etc, यानी कि n ऑड नंबर होता है। ये भी बताऊंगा कैसे ऑड होता है, इवन क्यों नहीं होता। इतनी चीज के लिए ना दोनों समीकरण क्या होता है, f बराबर माइनस के x की पावर n, जहां पर n क्या होता है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होता है। क्यों विषम संख्या ही क्यों होता है, क्योंकि देख विषम संख्या इसलिए होता है, मैं n की बात कर रहा हूं, इस n की बात मैं दो तरीके से करूंगा। कितने तरीके से, दो तरीके से करूंगा। पहला मैं जो लूंगा ऑड नंबर, क्या लूंगा, ऑड नंबर, और दूसरा मैं लूंगा क्या, दूसरा लूंगा इवन नंबर। कौन सा लूंगा, इवन नंबर। यानी कि पहला ऑड नंबर दैट इज विषम संख्या कहूंगा, विषम संख्या, और दूसरा लूंगा मैं क्या, सम संख्या करूंगा, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। क्या लूंगा, इवन नंबर। पहला ऑड नंबर, दूसरा इवन नंबर। मैं ये बताऊंगा कि ऑड नंबर ही क्यों होता है, इवन क्यों नहीं होता, ऑड नंबर क्यों होता है, इवन क्यों नहीं होता। तो देख हमारा फॉर्मूला होता है f बराबर माइनस के x की पावर n, f बराबर माइनस के x की पावर n। मैं यहाँ पर ऑड रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऑड रख रहा हूँ, n बराबर कितना रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। तो f बराबर माइनस के x की पावर कितना, 1 रख दिया। तो f बराबर माइनस के kx, f बराबर माइनस के kx, ये मेरा फॉर्मूला निकला। ये किसकी इक्वेशन होती थी, प्रत्यानयन की बल, प्रत्यानयन की होती थी, प्रत्यानयन बल की होती थी, जो कि यही इक्वेशन होती थी f बराबर माइनस के kx। अब मैं एक बार इवन ले रहा हूं, n बराबर 2 ले ले, n बराबर 2 ले ले। अब देख f बराबर माइनस के x की पावर n, f बराबर माइनस के 2x की पावर n ले लिया मैंने, और मैंने ले लिया इसकी x की पावर n की जगह मैंने 2 रख दिया। f बराबर माइनस के x की पावर 2, क्या ये प्रत्यानयन बल की इक्वेशन होती है, नहीं होती है। ये अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो प्रत्यानयन की बल की इक्वेशन निकलती है वो n बराबर 1 से निकलती है, और इसी को कहते हैं हम SHM। यही SHM में कंडीशन वैलिड होती है, ना कि ये होती है, ना कि ये होती है। अब इस वाली कंडीशन को मैं एक बार और से समझाना चाहता हूँ। कैसे, मैंने एक बार ऑड ले लिया, विषम ले लिया, और एक बार सम ले लिया, एक बार सम ले लिया। सम से मेरा कितना निकल रहा था, ज्यादा निकल रहा था। ये कंडीशन कैसे नहीं होती है, अप्लाई नहीं होती है। लेकिन ये कंडीशन मेरी क्या होती है, अप्लाई होती है। किससे, प्रत्यानयन बल के फॉर्मूले से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की कहते हैं। f बराबर माइनस के kx होता है। इसलिए हम ऑड नंबर लेते हैं, और किस इवन नंबर क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, यानी कि कंडीशन फॉलो नहीं करता है। अब देखो मैं अगली कंडीशन को आपको समझाता हूँ। 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। इतना क्लियर। अब देखो अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट क्या है, अगला हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ऑसिलेटरी में ही। वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, SHM इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट इन SHM, यानी कि सरल आवर्त गति में विस्थापन, सरल आवर्त गति में विस्थापन। सरल आवर्त गति में जो विस्थापन का फॉर्मूला होता है, x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी, x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। क्या,
सरल आवर्त गति में विस्थापन का फॉर्मूला। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। दैट इज क्या कहते हैं? इसे विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड, जिसे हम दैट इज, जिसे हिंदी में कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। और ये हमारा साइन ऑफ ओमेगा टी, टी टाइम पीरियड, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब मैं इसके फॉर्मूले की बात करूंगा। ये जो फॉर्मूला है वो 3 पार्टों में बटा हुआ होता है। ये फॉर्मूला किसका है? ये डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला है कि ये कोई पोजीशन में दिया है? नहीं, ये कोई पोजीशन में नहीं है। ये किसका है? ये डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन किसका है? पार्टिकल का है। किसका है? पार्टिकल का है। दैट इज कण का है। किसका है? कण का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ये किसी उसमें नहीं है, किसी स्थिति में नहीं दिया गया। स्थिति क्या होती है? इस डिस्प्लेसमेंट समीकरण को मैंने 3 भागों में बांटता हूं। किसमें? 3 भागों में बांटता हूं। पहला पार्ट, ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन कौन सी होती है? मीन पोजीशन। क्या होती है? मीन पोजीशन। क्या होती है? मीन पोजीशन। दैट इज माध्य स्थिति। क्या होती है? माध्य स्थिति। माध्य स्थिति से कोई भी पार्टिकल जब मोशन करना स्टार्ट करता है तो वो क्या तय करता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या करता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि अधिकतम विस्थापन। और अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं? अधिकतम विस्थापन को एम्पलीट्यूड के रूप में डिफाइन होता है। किसमें? एम्पलीट्यूड के रूप में डिफाइन होता है। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब है दैट इज आयाम। क्या है? आयाम। तो ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक्स बराबर प्लस का ए। ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये मीन पोजीशन होती है। दोनों तरफ कौन सी पोजीशन होती है? एक्सट्रीम पोजीशन होती है। जब ये पार्टिकल रेस्ट में होता है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? 0। यानी कि मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। लेकिन इधर की ओर बात करूं तो x बराबर माइनस का ही। माइनस का क्यों? क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन होती है? एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन जब मीन पोजीशन से एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में की ओर चलेगा तो यहां से यहां तक जब पहुंचने में कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, और डिस्प्लेसमेंट वो भी कैसा करेगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। और अधिकतम विस्थापन को हम आयाम के रूप में डिफाइन करते हैं। तो इस कंडीशन में आयाम माइनस का ए होगा, यानी कि एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स बराबर माइनस का ए होगा, और एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स बराबर प्लस का ए होगा, और मीन पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होता है? 0 होता है। तो 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको पता चलेगी कि एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। देखिए कुछ किताबों में यहाँ पर एक्स में लेके चला हूँ, लेकिन कुछ किताबों में वाई दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एसएचएम पढ़ाऊंगा, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन पढ़ाऊंगा या ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट को एक्स ही लेके चलूंगा, तो उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये जो इक्वेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी इक्वेशन से हम आगे काम में लेंगे। तो देखो अब हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी इन एसएचएम। तो देखो वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम यानी कि इसे कहते हैं सरल आवर्त गति में वेग। सरल आवर्त गति में वेग। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सरल आवर्त गति में क्या है? वेग पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या होता है ये देखेंगे हम। सरल आवर्त गति में वेग को कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो इसको भी देखेंगे कि सरल आवर्त गति में वेग कैसे डिफाइन करते हैं। थोड़ी सी 1 मिनट इंक डालना है, उसके बाद चलते हैं इसको देखने के लिए सरल आवर्त गति में वेग क्या को होता है। देखो सरल आवर्त गति में वेग, मैं पहले एक स्थिति बनाता हूं, एक कंडीशन बनाता हूं। ये मेरी क्या है? मीन पोजीशन। पार्टिकल है रेस्ट में है। जब पार्टिकल रेस्ट में होता है यानी कि निकलो पार्टिकल
इज ए रेस्ट, यानी कि कण विराम अवस्था में है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। कौन सी है, मीन पोजीशन, दैट इज माध्य स्थिति है। क्या है, माध्य स्थिति है। इतना क्लियर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट प्लस ए होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट माइनस का ए होता है। इतना क्लियर। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, वेलोसिटी इन एसएचएम। अगर मैं पेंडुलम की बात करूं, तो पेंडुलम कुछ इस कदर की मोशन करता है, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये मीन पोजीशन होती है। क्या होती है, मीन पोजीशन, दैट इज माध्य स्थिति, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर प्लस का ए होता है, और ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर माइनस का ए होता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन होती क्या है। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है v इक्वल टू ओमेगा अंडर में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, अंडर में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पर y क्यों नहीं लिया, क्योंकि y नहीं लिया है मैंने, स्टार्टिंग से x क्या माना है, डिस्प्लेसमेंट माना है। क्या माना है, डिस्प्लेसमेंट माना है, इसलिए मैंने क्या लिया है, x लिया है। ये तो हो गई रटने वाली बात, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को, जनरेट कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ये तो रटने वाली बात है कि v बराबर ओमेगा अंडर में एक्स ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। कहां से आता है और कैसे आता है, ऐसा ही क्यों होता है। देखो कैसे होता है, मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों होता है। देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा, इसको इरेज करके तब बताता हूं ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया तो वेलोसिटी की इक्वेशन v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होती है। मेन मुद्दा हमारा ये है। अब मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूं, सिद्ध करके दिखाता हूं कैसे होता है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ाई थी, विस्थापन समीकरण क्या बताया था, x बराबर a sin ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें काम इसी से है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से। देखो हमें ये वाली इक्वेशन निर्माण करनी है, ये वाली इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं। लिख लेना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो इसका टी के सापेक्ष dx और टी के सापेक्ष dt बराबर, एक कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाता है, cos। लिख लेना, dv ओवर dx sin x इजिकल टू cos x। तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, cos, लेकिन ओमेगा टी को थोड़ी देर के लिए x सेलेक्ट करते हैं, तो cos ओमेगा टी इंटू dv ओवर dx अगेन करेंगे ओमेगा टी का। इतना क्लियर। dx बट्टे dt इक्वल टू a cos ओमेगा टी, और इसका ओमेगा टी का 1, तो dx अपॉन dt बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक बात बताओ, मैंने अभी ये इक्वेशन पढ़ी है, x बराबर a sin ओमेगा टी। यहां से मैं अगर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी तो क्या निकलेगी, x बट्टे a, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू x अपॉन a। इतना क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो आगे का कैसे समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक सर्वसमीका पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, इसी प्रकार मैं मानना हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। जी हाँ, अगर यहां से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी निकालता हूं तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकलेगा।
जी हाँ बिल्कुल निकलेगा। बस हो गया काम। साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, एक्स बट्टे ए। रखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू एक्स बट्टे ए स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी निकालूंगा, उसके उधर चढ़ाऊंगा तो रूट लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना क्लियर। ये किसकी वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली मेरी कॉस ओमेगा टी की। तो क्या कॉस ओमेगा टी की वैल्यू मैं समीकरण 2 में पुट कर सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो कॉस ओमेगा टी की निकलो, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू या मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 दिया है dx बट्टे dt बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो dx बट्टे dt वेलोसिटी बन गया ए ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से v बराबर ए ओमेगा और 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो 1 अपॉन ए निकलेगा, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा। ए से ए कैंसिल तो v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। हेंस प्रूव यानी कि इत सिद्धम। मैंने आपका फॉर्मूला सिद्ध करके दिखा दिया है कि कैसे होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में इतना आ गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है उससे हम वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले उसका एक बार डिफरेंशियल करो, उसके बाद वहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पर सर्वसमीकरण का उपयोग करके साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख देते हैं समीकरण 2 में, वहां से हम सॉल्व करके वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं अगले इसके वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, कहाँ मैक्सिमम होता है कहाँ मिनिमम होता है, और ऐसा होता है तो क्यों होता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो आपको एक बार ये नोट करना हो तो नोट करो, उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके नेक्स्ट बनने वाले क्वेश्चन पे। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखो अगले स्लाइड पे इसको हम सीखेंगे कि कहाँ मैक्सिमम होता है और कहाँ मिनिमम होता है, कहाँ मैक्सिमम होता है और कहाँ मिनिमम होता है। तो देखो पहली कंडीशन मान लो ये कोई मेरी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन दैट इज क्या होती है, माध्य स्थिति, जहाँ पर एक्स कैसा होता है 0। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्स कितना होता है प्लस का ए। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्स कितना होता है माइनस का ए, क्योंकि ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी, केस नंबर फर्स्ट की। एट मीन पोजीशन में वेलोसिटी, मीन पोजीशन एट मीन पोजीशन इन वेलोसिटी, मीन पोजीशन में वेग कितना होता है। मैं कह रहा हूं कि मीन पोजीशन में जो वेग होता है वो मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन में वेग कैसा होता है, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन में वेग कितना होता है 0। एक्सट्रीम पोजीशन में वेग कितना होता है 0। कैसे देख, एट मीन पोजीशन इन वेलोसिटी, मैं माध्य स्थिति की बात कर रहा हूँ। v का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। चूंकि मीन पोजीशन में एक्स कितना होता है 0, मीन पोजीशन में एक्स कितना होता है 0, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स का 0 का स्क्वायर 0, तो v बराबर ओमेगा अंडर में ए स्क्वायर, और बाहर निकालेंगे तो v मैक्सिमम बराबर ओमेगा ए। कितना निकला, v मैक्सिमम बराबर ओमेगा ए निकला। इसलिए मीन पोजीशन में वेग कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं, तो एक्सट्रीम पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, एक्सट्रीम
पोजीशन साम्य स्थिति, क्या साम्य स्थिति। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, प्लस माइनस का ए, प्लस का ए और माइनस का ए। मैं सबसे पहले व्हेन जब x बराबर प्लस का ए होगा तो v बराबर ओमेगा अंडर में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होगा। v बराबर ओमेगा अंडर में ए स्क्वायर एक्स की जगह प्लस का ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, v बराबर ओमेगा मल्टीप्लाई 0, तो v बराबर 0। इसलिए एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में वेग कैसा होता है, 0। व्हेन जब x बराबर माइनस का ए होगा तो v बराबर ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस ए का स्क्वायर, तो v बराबर ओमेगा रूट में ए स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट, v बराबर ओमेगा मल्टीप्लाई 0, तो v बराबर 0। इसलिए दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन में वेग कैसा होता है, 0 होता है, और मीन पोजीशन में वेग कैसा होता है, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है डिफेंस के लेवल से। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी कि कहाँ वेग मैक्सिमम होता है और कहाँ 0 होता है। मेन पोजीशन में वेग कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन में दोनों तरफ वेग कैसा होता है, 0 होता है। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन इन एसएचएम। एक्सीलरेशन इन एसएचएम यानी कि अब हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन इन एसएचएम, सरल आवर्त गति में त्वरण। क्या, सरल आवर्त गति में त्वरण पढ़ेंगे कैसे होता है। तो देखो, सरल आवर्त गति में त्वरण होता है मेरा a बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। a बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, जहां पर x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और a एक्सीलरेशन होता है। कैसे होता है, ये मेरी मीन पोजीशन माध्य स्थिति, जहां पर x कैसा होता है, 0, यहाँ x कैसा होता है, प्लस का ए, और यहाँ x कैसा होता है, माइनस का ए। यहाँ वेलोसिटी कैसा होता है, मैक्सिमम कितना होता है, v बराबर ओमेगा ए। यहाँ पर वेलोसिटी 0 और यहाँ पर भी वेलोसिटी 0। यहाँ एक्सीलरेशन कितना होगा, 0, और यहाँ एक्सीलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम, कितना होगा, मैक्सिमम, और यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम। अब देखो, तुम कह रहे हो कि सर मीन पोजीशन में एक्सीलरेशन 0 कैसे होगा, क्योंकि मीन पोजीशन में तो त्वरण कैसा है, मैक्सिमम है। जब मीन पोजीशन में त्वरण मैक्सिमम है, मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो एक्सीलरेशन का 0 होने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर कैसे 0 हो गया, देख उसका भी रीजन है। जब मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ कोई भी वस्तु नीचे छोड़ी जाती है तो वहां पर एक्सीलरेशन स्मॉल g लगता है, ना कि a। तो यहाँ पर स्मॉल g है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण 0 नहीं है, तो इसलिए वहां पर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, 0 होता है। तो देख कैसे होता है। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाता हूँ, कि ऐसा क्यों होता है। प्रूव यानी कि सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन a sin ओमेगा टी, x बराबर a sin ओमेगा टी, हमें ये फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो पहले एक डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो dx बट्टे dt बराबर a sin का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का 1। dx बट्टे dt बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या एक बार डिफरेंशियल करने से यह फॉर्मूला निकला, नहीं निकला। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अगेन डिफरेंशियल कर दिया। तो d2x अपॉन dt2 बराबर a ओमेगा कांस्टेंट है, cos का माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का 1 लिख लेना। dv ओवर dx cos x बराबर माइनस का साइन x। तो यहाँ पर मैंने रख दिया, और d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर। d2x अपॉन dt2 बन गया एक्सीलरेशन बराबर
ए साइन ओमेगा टी की जगह मैं रख सकता हूँ एक्स, ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या रख सकता हूँ एक्स, तो माइनस ओमेगा उसके बचा और उसकी जगह क्या रख दूंगा एक्स। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। एक बार अवकलन किया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का, अगेन डिफरेंशियल करके हमें क्या मिल गया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मिल गया, त्वरण का फॉर्मूला मिल गया। अब मैं बात करता हूं इसकी, इस वाले पॉइंट की, कि मैक्सिमम कैसे होता है और जीरो कैसे होता है। पहले मैं बात करूंगा केस नंबर फर्स्ट, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन यानी कि माध्य स्थिति की। किसकी बात करूंगा, माध्य स्थिति की बात करूंगा। तो माध्य स्थिति में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स का जीरो, तो ए बराबर कितना होगा, जीरो। यही तो मैंने बताया था कि मीन पोजीशन में एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो। अगर मैं दूसरे की बात करूं एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एक्स बराबर क्या होता है, प्लस माइनस का ए होता है, एक्स बराबर प्लस माइनस का ए होता है। तो वहां पर एक्सीलरेशन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। कैसे होता है, देख, एक्स बराबर प्लस माइनस का ए, तो वेन जब एक्स बराबर प्लस का ए होगा, प्लस का ए होगा, तो फॉर्मूला होता है ए बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह प्लस का ए रखूंगा, तो ए बराबर मेरा क्या निकलेगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स निकलेगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए निकलेगा, जो कि कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इसी प्रकार वेन एक्स बराबर माइनस का ए, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह माइनस का ए, तो ए बराबर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, जो कि कैसा है, मैक्सिमम है। कैसा है, मैक्सिमम है। तो आई होप कि आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। वैसे मैं ये 7 लेक्चरों में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भाई जब भी हम मैराथन कर रहे हैं तो 2-3 मैराथनों में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तीनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलता हूं, इसके तीनों कंडीशन के बाद एक इम्पोर्टेंट रिलेशन बनता है, वो रिलेशन को मैं आपको बताता हूं कि इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या बनता है। तो देखो इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या कहलाता है, वो भी देख लो। देखो, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन, यानी कि अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो पहले बताओ v मैक्सिमम कितना होता था, v मैक्सिमम बराबर ओमेगा ए, और a मैक्सिमम बराबर कितना होता था, ओमेगा स्क्वायर ए। हमें निकालना है v मैक्सिमम बट्टे a मैक्सिमम बराबर b मैक्सिमम ओमेगा ए और a मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए। a से a कैंसिल, ओमेगा से 1 ओमेगा कैंसिल, तो v मैक्सिमम अपॉन a मैक्सिमम कितना निकला, 1/ओमेगा। ये रिलेशन इंपोर्टेंट है। या ये ना पूछ के ये पूछ लेगा a मैक्सिमम बट्टे v मैक्सिमम, तो इसका जस्ट उल्टा क्या बचेगा, ओमेगा। क्या बचेगा, ओमेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चन से एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी आपको पूछ सकता है। तो आज की मैराथन इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है वो कल करेंगे। लगभग 2-3 मैराथनों में हम इसका क्या कर देंगे, एंड गम कर देंगे। तो अब डेली क्लास आएगी, डेली क्लास और मैराथन के रूप में होगी, जो कि 1-1 घंटे से ज़्यादा होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए कल की क्लास में। आज की क्लास इतनी रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।